अगर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका की चली तो ना तो डेमोक्रेटिक पार्टी बचेगी और आखिर में संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं बचेगा। इस हफ्ते मिशिगन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दी है जो खुले आम अमेरिका द्वारा नामित आतंकी समूहों जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड की तारीफ करता है। एक्सेस ऑफ ट्रूथ में आपका फिर से स्वागत है। मैं एमिली श्रेडर हूँ और इस हफ्ते अब्दुल्ला सईद ने मिशिगन में यूएस सेनेट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली, जो मिशिगन के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब डीएसए के लोग इसे एक प्रगतिशील सफलता, एक जमीनी चमत्कार बता रहे हैं, लेकिन उस उम्मीदवार में प्रगतिशीलता क्या है जिसकी खुद मुस्लिम ब्रदरहुड तारीफ करता है, या एक ऐसा उम्मीदवार जो सचमुच लोगों के लहजों का मजाक उड़ाता है? जरा देखिए। अब माइक, मैं बस तुम्हें याद दिलाने जा रहा हूं, अगर तुम्हें नाम लेना नहीं आता तो अपना मुंह उस नाम से दूर ही रखो। या बस मुझे अब्दुल बुला लो। ये वही सहिष्णु और प्रगतिशील अमेरिका है जिसे डीएसए देखना चाहता है। असल में हाँ, क्योंकि वे तानाशाही मार्क्सवादी हैं, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। यहाँ हमारे पास देश के नैतिक पतन का एक केस स्टडी है, जब एक कट्टर वामपंथी, अमेरिका से नफरत करने वाला उम्मीदवार यहूदी विरोधी साजिशों और यहूदियों के खिलाफ जातीय व धार्मिक भेदभाव के इर्द गिर्द पूरी चुनावी मुहिम चला सकता है और आखिरकार इसके लिए उसे इनाम भी मिल जाता है। आइए शुरू करते हैं कि एल सैयद वास्तव में इजराइल के बारे में क्या कहते हैं। अब सीएनएन पर उन्होंने यहूदी राज्य को एक दुष्ट राज्य कहा और झूठा आरोप लगाया कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, और आगे कहा, आपकी नजर में नरसंहार करने में क्या बुरा नहीं है, और मैं उद्धृत करती हूँ। खैर, जाहिर है एल सैयद को नरसंहार से कोई दिक्कत नहीं है जब हमास संप्रभु इजराइल पर हमला करता है और बड़े पैमाने पर हत्या और अपहरण करता है, लेकिन डीएसए के मामले में दोहरे मापदंड ही उनका असली तौर तरीका है। एल सैयद ने बार बार इजराइल पर रंगभेद का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद इजरायली सरकार को खूनी कहा है, और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार है, तो वो कोई जवाब नहीं देते। अरे, मुझे हैरानी है कि ऐसा क्यों है। इस बीच मिशिगन में जब एक आतंकवादी ने अमेरिकी यहूदी बच्चों को मारने के इरादे से अपनी कार एक सिनेगॉग के यहूदी स्कूल में घुसा दी, तो एल सैयद की प्रतिक्रिया थी, आहत लोग दूसरों को आहत करते हैं, क्योंकि उस आतंकवादी का एक रिश्तेदार था जो आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का सदस्य था और लेबनान में लड़ाई के दौरान मारा गया था। जरा देखिए। आहत लोग दूसरों को आहत करते। हिंसा एक चक्र है। अयमान अल जवाहिरी ने पिछले हफ्ते लेबनान में एक हवाई हमले में अपने परिवार के कई लोगों को खो दिया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। वे मासूम लोग थे, और फिर अपनी गुस्से को गलत जगह निकालने के एक बुरे कृत्य में उसने उन मासूम बच्चों पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की, जिनका उसके खोए हुए मासूम बच्चों से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि वे एक ही धर्म के थे। अब एल सैयद ने भी ये कहने से इनकार कर दिया कि हमारे समय के हिटलर आयतुल्लाह खामेनी की हत्या एक अच्छी बात थी, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के कुछ लोग, जैसा कि उन्होंने कहा, दुखी थे। सच में? लेकिन ये सब तब समझ में आता है जब हम देखते हैं कि ये एक ऐसा उम्मीदवार है जिसने वास्तव में अपना पूरा अभियान इसी के इर्द गिर्द बनाया है। एआई पैक पर हमला करने के इर्द गिर्द अमेरिकी लॉबिंग संगठन, जिसे पूरी तरह से अमेरिकियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, और उस समूह को बदनाम करना, ये दावा करना कि वे किसी विदेशी सरकार की ओर से काम करते हैं। वे ऐसा नहीं करते, लेकिन जब वो विदेशी प्रभाव का विरोध करने के इर्द गिर्द अपनी पहचान बना रहे थे, उसी दौरान उनके अपने अभियान ने चुपचाप $1,15,000 से अधिक की राशि दानदाताओं से ली, जो केयर काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन से जुड़े हुए थे, एक समूह जिसे संयुक्त अरब अमीरात ने औपचारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। साथ ही फ्लोरिडा और टेक्सास राज्यों ने भी इसे इसी तरह नामित किया है। अब दानदाताओं की सूची में केयर के राष्ट्रीय बोर्ड अध्यक्ष, इसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और केयर के अपने कार्यकारी निदेशक निहाद अवाद शामिल हैं। वही व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि वे 7 अक्टूबर को हमास को गाजा से बाहर निकलते देखकर खुश थे। ये ना भूले कि केयर होली लैंड फाउंडेशन के आतंकवाद वित्तपोषण मुकदमे में एक ऐसा सहसाजिशकर्ता जिस पर औपचारिक आरोप नहीं लगाया गया था। लेकिन एल सैयद के पैसों का लेन देन और भी संदिग्ध हो जाता है जब आप समझते हैं कि एल सैयद के अपने ससुर उनके अभियान का समर्थन करने वाले सुपर पीएसी के सबसे बड़े वित्तीय समर्थकों में से एक हैं। वो ससुर नॉर्थ अमेरिका की इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना समिति में है, जो एक और संगठन है जिसे अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े आतंकवाद वित्त पोषण मामले में एक बिना अभियोग वाला सह षड्यंत्रकारी के रूप में नामित किया गया है। हाँ, ये वही आदमी है जो राजनीति से विदेशी पैसे को बाहर निकालने की बात कर रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब एल सैयद ने दिखाया है कि उसकी सहानुभूति असल में कहाँ है। 2011 में जब अरब स्प्रिंग चल रहा था, तब उन्होंने वास्तव में एक ओपैड लिखा था जिसमें अमेरिकियों से मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के उदय का समर्थन करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने तो ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मोरसी के समर्थन में एक प्रतिज्ञा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे। वो वही मोरसी हैं जिनके छोटे से शासनकाल के दौरान असहमति पर कड़ी कार्रवाई और शरीयत शासन की ओर बढ़ने की कोशिशें देखी गई थी। और क्या मैंने ये बताया कि मुस्लिम ब्रदरहुड को मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सीरिया में एक नामित आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? रूस, बहरीन
और इसके कुछ हिस्सों को संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नामित किया गया है, जहां इसकी बाकायदा दर्ज शाखाएं यहीं अमेरिका में सक्रिय हैं। लेकिन सच तो ये है कि उन्हें यहाँ होने की भी जरूरत नहीं है एल सैयद का समर्थन करने के लिए, क्योंकि जब एल सैयद ने इस हफ्ते अपनी प्राइमरी जीती तो मुस्लिम ब्रदरहुड की अपनी आधिकारिक वेबसाइट ने वास्तव में उनकी जीत का जश्न मनाते हुए एक लेख प्रकाशित किया। ये इस नेटवर्क की कई दशकों में अमेरिकी राजनीति में हमास जैसी संगठनों के लिए समर्थन को सामान्य बनाने में मिली सफलता का प्रमाण है। अब आइए बात करते हैं कि एल सैयद इस चुनावी अभियान में अपने आसपास किन लोगों को रखते हैं, क्योंकि यहीं पर डीएसए की पूरी छाप इस चुनाव में दिखाई देती है। हसन पिकर, जो एक इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट स्ट्रीमर हैं और जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एल सैयद के साथ मिशिगन स्टेट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में रैली की थी और वे उनके चुनावी रात की पार्टी में भी फिर से नजर आए। अब पिकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2019 में कहा था कि अमेरिका 9/11 का हकदार था और उन्होंने इसे सेलिब्रेट करने के लिए अपने स्ट्रीमिंग फ्रेम में एक अखबार भी टांग दिया था। ये इस्लामिस्ट सन की सचमुच एक नेपो बेबी है जो डिजाइनर कपड़ों में घूमता है, कम्युनिज्म की बातें करता है और यहाँ तक कि कॉलेज के छात्रों से बात करने के लिए माओ जेडोंग स्टाइल के कपड़े पहनकर कॉस्प्ले भी करता है। पिकर ने खुले तौर पर हमास की तारीफ भी की है और राजनीतिक हिंसा की मांग की है। बहुत अच्छे इंसान है ना? खैर, वो अब प्रचार अभियान में डीएसए के नए राजनीतिक चहेते बन गए हैं और आप यहाँ डीएसए की सह अध्यक्ष मेगन रोमर से देख सकते हैं कि उनकी नीति कितनी मजबूत है। जरा देखिए। हाँ, तो हमारी स्थिति है एक स्वतंत्र फिलिस्तीन जिसकी राजधानी यरूशलेम हो, और इसलिए मुझे लगता है कि इसे बेझिझक एक राज्य समाधान के रूप में समझा जा सकता है। तो कैंप डेविड समझौते, जिन पर सदी की शुरुआत में क्लिंटन प्रशासन के तहत बातचीत हो रही थी, अगर फिलिस्तीनियों ने उसे स्वीकार कर लिया होता तो क्या वह आपको संतुष्ट कर देता? अच्छा सवाल है। मुझे देखना पड़ेगा कि वहाँ असल में क्या क्या बातें थीं। मुझे वे बातें अभी तुरंत याद नहीं हैं। तो उन्हें ओस्लो समझौते के बारे में भी नहीं पता, लेकिन वे नीति बनाना चाहते हैं। खैर, वापस पाइकर की बात करें। बस कल ही वो स्ट्रीम पर आया और उसने मांग की कि जो डेमोक्रेट्स एल सैयद का समर्थन करने से इनकार कर रहे हैं उन्हें सजा दी जाए। उसने उन स्थापित डेमोक्रेट्स को जो दूसरी तरफ के लोगों के साथ काम करते हैं सुधरने लायक नहीं कहा और कहा कि उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये सिर्फ एक स्ट्रीमर की राय नहीं है, ठीक है? ये उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा कट्टर है जो हम उसकी सारी बयानबाजी में देखते हैं। और वो कौन होता है डेमोक्रेट्स को ये बताने वाला कि कौन पार्टी में शामिल हो सकता है और कौन नहीं? उसे तो इस देश में होना ही नहीं चाहिए। वो इस देश से नफरत करता है। डीएसए और पिकर जैसे लोग पार्टी के बाहर से इस देश के हर निर्वाचित डेमोक्रेट पर वफादारी की परीक्षा थोप रहे हैं और किसी अजीब वजह से डेमोक्रेट्स उन्हें ऐसा करने दे रहे हैं। यहाँ तक कि लंबे समय से डेमोक्रेटिक रणनीतिकार जेम्स कार्विल ने भी चेतावनी दी है कि ये लड़ाई अब वास्तव में तय करती है कि 2028 में पूरी पार्टी किस दिशा में जाएगी। और यहूदी विरोध में जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं उसके बावजूद ज्यादातर अमेरिकी नहीं चाहते कि इस्लामी आतंक का समर्थन करने वाले कम्युनिस्ट सब कुछ चलाएं। लेकिन एल सैयद की नीतियां क्या हैं? वो असल में क्या करना चाहते हैं? तो चलिए एक नजर डालते हैं। उन्होंने अपनी लगभग पूरी बात एक दावे के इर्द गिर्द बनाई है कि वो इजराइल को दी जाने वाली मदद का विरोध करते हैं, जिसमें आयरन डोम की फंडिंग भी शामिल है, जो एक रक्षा प्रणाली है जो रॉकेट्स को इजरायली नागरिकों को मारने से पहले ही गिरा देती है। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में हमारे बच्चे बहुत लंबे समय से कम फंडिंग पाने वाले स्कूलों की वजह से असुरक्षित हैं। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा गणित करते हैं। एल सैयद नहीं चाहता कि आप जाने कि हकदारी योजनाओं पर खर्च सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मेडिकेड और बाकी सब मिलाकर पूरे संघीय बजट का 60% से भी ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। विदेशी सहायता पूरी तरह से पूरे संघीय बजट का 1% से भी कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिर्फ पिछले साल ही सार्वजनिक शिक्षा पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए। आयरन डोम पैकेज, जिसे एल सैयद इतनी बुरी तरह से आपको यकीन दिलाना चाहता है कि वो मिशिगन की कक्षाओं को फंडिंग से वंचित कर रहा है, उसकी लागत लगभग $115 मिलियन है, जो कि $1 ट्रिलियन के शिक्षा बजट के मुकाबले वास्तव में एक राउंडिंग एरर के बराबर है। ये बजट की बहस नहीं है, ये एक नफरत से भरा अज्ञानी आदमी है जो एक ऐसे राज्य के बारे में जुनूनी है जो उसके जिले से हजारों मील दूर है और जिसका उसके जिले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भीतर से वो एक इस्लामवादी श्रेष्ठतावादी है। इस हफ्ते मिशिगन में जो हुआ वो डीएसए की रणनीति है, जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे उसे बनाया गया था। वे देखभाल के पैसे, मुस्लिम ब्रदरहुड की सहानुभूति और पूरी तरह से ऑनलाइन स्ट्रीमर्स के समर्थन से एक गठबंधन बनाना चाहते हैं और फिर ये दिखावा करते हैं कि यही अमेरिकी जनता चाहती है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सच में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जागो डेमोक्रेट्स। अब ईरान की ओर बढ़ते हैं, जहां वॉशिंगटन इस्लामिक शासन के साथ, जिसे वो एक बड़ी सफलता बता रहा है, उसका जश्न मना रहा है। वहीं तेहरान निश्चित रूप से हंसी उड़ा रहा है, क्योंकि एक बार फिर शासन को बिना कुछ छोड़े सब कुछ मिल रहा है। कई महीनों से होर्मुज जलदमरू मध्य प्रभावी रूप से बंद रही है। शासन ने उसमें बारूदी सुरंगें बिछाई, जहाजों पर हमला किया
किया और ये घोषणा की कि कोई भी अमेरिकी या इजरायली जुड़ा जहाज जो वहां से गुजरेगा उसे वैध लक्ष्य माना जाएगा। अब वॉशिंगटन शासन के साथ एक समझौते की घोषणा करने और ओमान के साथ मिलकर जलदमरू मध्य को फिर से खोलने की जल्दी में है और शासन के अपने ही सरकारी मीडिया के अनुसार वे एक ऐसा समझौता मांग रहे हैं जिसमें अमेरिकी और इजरायली जहाजों को पूरी तरह से जलदमरू मध्य से गुजरने पर प्रतिबंध हो, साथ ही किसी भी उल्लंघन करने वाले पर उनके माल के मूल्य का 20% तक जुर्माना लगाया जाए। तो वॉशिंगटन एक ऐसे समझौते को कूटनीतिक जीत के रूप में घोषित करने की जल्दी में है जिसमें अमेरिकी जहाजों को उस जलमार्ग से बाहर रखा जाएगा जो दुनिया की 1/5 तेल आपूर्ति ले जाता है। समझ गई। और अब जबकि अमेरिकी अधिकारी घोषणा को कुछ ही दिनों की बात बता रहे हैं, शासन अभी भी शर्तें बदलते रहने के तरीके ढूंढ रहा है। मेरा मतलब है इस वीकेंड विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पत्रकारों से कहा कि हॉर्मुज जलदमरू मध्य वास्तव में फिर से नहीं खुलेगा, भले ही ओमान समझौता अंतिम रूप ले ले, क्योंकि तेहरान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका को अभी भी शासन को रियायतें देनी बाकी हैं, क्योंकि उसने जून में हुए मूल युद्ध विराम ढांचे का कथित रूप से उल्लंघन किया था। अब अरागची ने विशेष रूप से वॉशिंगटन पर इस्लामी गणराज्य के जलमार्ग पर नियंत्रण को कमजोर करने का आरोप लगाया, क्योंकि वो अपनी खुद की वैकल्पिक जहाजरानी मार्ग स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये डरावना है उस पानी में जो कि जाहिर है ईरान का नहीं है। दूसरे शब्दों में शासन ये मांग कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ही जहाजरानी हितों की रक्षा करने की कोशिश करना बंद कर दे उस जलमार्ग में जिसे ईरान पूरी तरह से नियंत्रित भी नहीं करता और अमेरिकी स्वार्थ को उनके लिए एक टूटा हुआ वादा बता रहा है। इसी वजह से आप इस्लामी शासन या IRGC से बातचीत नहीं करते, आप उन्हें सैन्य रूप से हराते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि यही वही शासन है जिसके अपने मुख्य वार्ताकार घालीबक ने इस हफ्ते सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्होंने बार बार बड़े हमलों की धमकी दी और फिर उन्हें वापस ले लिया। लेकिन दुख की बात है कि वो इस पैटर्न के बारे में पूरी तरह गलत नहीं है। ये वही बात है जिसके बारे में हमने इस शो में बात की है। ट्रंप को बातें करना बहुत पसंद है और हर बार जब वॉशिंगटन झपकता है तो शासन को फिर से वही सबक मिलता है कि अमेरिका की धमकियों पर सौदेबाजी की जा सकती है और समय निकालना काम करता है। ये पल दो थके हारे पक्षों के बीच युद्ध विराम नहीं है जो शांति की तलाश में है। मेरा मतलब है ये एक ऐसा शासन है जिसने अपने ही सर्वोच्च नेता के उत्तराधिकारी की हत्या कर दी थी, संकट मोल भाव में फायदा पाने के लिए। दुनिया की खाड़ी के तेल पर निर्भरता का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा है ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को धरती के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक से बाहर किया जा सके। और सच कहूं तो ये काम कर रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन को एक रास्ता निकालना IRGC की तुलना में कहीं ज्यादा जरूरी है। सच्चाई ये है कि इस समझौते का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिसमें इस्लामी गणराज्य का व्यवहार बेहतर हो जाए। इस शासन में अचानक से मुक्त नौवहन या अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति कोई प्रतिबद्धता पैदा नहीं हो गई है। और सच्चाई ये है कि हर दिन जब ये मामला लटकता रहता है, वो शासन के लिए एक और दिन होता है जिसमें वो वही चीजें फिर से बना सकता है जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने फरवरी में प्रभावी रूप से नष्ट कर दिया था, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम हो या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम। वॉशिंगटन को इसे उसके असली नाम से पुकारना चाहिए, यानी अमेरिकी आत्मसमर्पण, क्योंकि पूरी बातचीत अब सिर्फ एक जहाजरानी मार्ग तक सिमट गई है। ये युद्ध इसी के लिए नहीं था। परमाणु कार्यक्रम का क्या हुआ? उस बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का क्या हुआ जिसे वे इतनी तेजी से फिर से बना रहे हैं? ईरान के लोगों का क्या हुआ? याद है उन्हें? वही लोग जिन्हें इस प्रशासन ने उठ खड़े होने के लिए कहा था, जिन्हें राष्ट्रपति ने मदद भेजने का वादा किया था। सिर्फ इस साल ही सैकड़ों फांसी दी जा चुकी हैं और सैकड़ों और लोग जासूसी और ईश्वर के खिलाफ दुश्मनी जैसे आरोपों में फांसी के खतरे में हैं। ये सब तब हो रहा है जब शासन अभी भी सक्रिय रूप से शिपिंग लेन में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है और टैंकरों पर हमला कर रहा है। यहाँ तक कि इस सप्ताहांत में भी UAE ने रिपोर्ट किया कि शासन ने शनिवार को एक और जहाज पर हमला किया, उसी हफ्ते जब वॉशिंगटन इसे प्रगति बता रहा है। तो नहीं, ये इस बात पर कोई बातचीत नहीं है कि शासन को बम मिले या नहीं, क्योंकि अभी तक, और मुझे उम्मीद है कि ये बदलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि व्हाइट हाउस ने हमें धोखा दिया और पूरे युद्ध के उद्देश्य को एक शिपिंग लेन के लिए बदल दिया। और वे सच में मानते हैं कि हम इतने बेवकूफ हैं कि जब वे इसे जीत कहते हैं तो हम उस पर यकीन कर लेंगे। ये जीत नहीं है, ये मध्यावधि चुनावों के लिए राजनीतिक दिखावा है और सच कहूं तो ये कायरता है जो सीधे तौर पर इस मामले में बुराई को और साहसी बना देती है। और अब हमेशा की तरह हमारे पास इस हफ्ते की अच्छी, बुरी और भद्दी कहानियां हैं। मैं इस हफ्ते की अच्छी कहानी से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि आखिरकार तथ्य मीडिया के साल भर के उन्माद की पोल खोल रहे हैं। एक नया पोषण सर्वेक्षण जिसे यूनिसेफ के अपने न्यूट्रिशन क्लस्टर द्वारा समन्वित किया गया है, वही संस्था जो वास्तव में गाजा की पोषण निगरानी प्रणाली चलाती है, ने अभी गाजा के बच्चों में तीव्र कुपोषण को मापा है, क्षेत्र दर क्षेत्र, जिसमें लंबाई, वजन, बांह की परिधि शामिल है। वही पद्धति जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है और परिणाम 0.2 से 0.8% के बीच आया।
अब ये गाजा के अपने युद्ध पूर्व दर के बराबर या उससे भी कम है, और ये भी विकसित देशों में जो मिलता है उसके बराबर है, ना कि किसी भूखमरी वाले युद्ध क्षेत्र या अकाल के बाद के देश में। याद रखिए, ये डेटा आईडीएफ नहीं दे रहा है, ये वही संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है जिसने सबसे पहले गाजा में अकाल घोषित किया था और अब अपने ही पहले के आकलन का खंडन कर रही है। क्यों? क्योंकि ये गाजा अकाल का फर्जीवाड़ा था और अब समय आ गया है कि कोई इसे खुलकर कहे, क्योंकि महीनों तक हमने देखा कि वही तस्वीरें हर बड़े मीडिया आउटलेट पर बार बार दिखाई गईं, ताकि इसे इजराइल की जानबूझकर की गई भूखमरी की साजिश के सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी फ्रंट पेज पर 18 महीने के बच्चे मोहम्मद जकारिया अल मुतवाक को छापा और हेडलाइन थी, युवा, बुजुर्ग और बीमार गाजा में भूख से मारे गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक संपादक का नोट जोड़ा जिसमें स्वीकार किया गया कि उस बच्चे को पहले से ही एक स्वास्थ्य समस्या थी, जिससे उसके दिमाग और मांसपेशियों के विकास पर असर पड़ा था। ये जानकारी उन्हें उसके अपने डॉक्टर और उसके बड़े भाई से मिली थी, जो उन्हीं तस्वीरों में वहीं खड़े थे, जो अपनी मां के साथ बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। और ये तो इस घटना का अकेला मामला भी नहीं था। सिर्फ एक हफ्ते बाद मीडिया ने एक और बच्चे, एक लड़की जिसका नाम मरियम था, को इस कथित भुखमरी का नया चेहरा बना दिया और दावा किया कि डॉक्टरों को उसमें कोई भी छुपी हुई बीमारी नहीं मिली। लेकिन ये भी गलत साबित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज रूम्स जिनके पास फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वे विदेशी ब्यूरो और उनके पास असीमित संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने बीमार बच्चों की तस्वीरें ली और फिर उन्हें दुनिया के सामने पेश किया, जैसे कि ये किसी मानव निर्मित अकाल का सबूत हो। यहाँ तक कि उन्होंने अकाल की परिभाषा भी अपनी शर्तों पर तय की ताकि ऐसा दावा कर सके। न सिर्फ एक बार बल्कि उन्होंने ये बार बार किया, और जब सुधार सामने आए तो उन्हें उस झूठ की तुलना में बहुत कम ध्यान मिला जितना उस झूठ को मिला था। तो हाँ, आंकड़े वास्तव में बहुत अच्छी खबर हैं, लेकिन सच कहूं तो असली कहानी ये है कि दुनिया के सबसे भरोसेमंद न्यूज रूम्स ने खुद को इस गाजा अकाल धोखे के लिए प्रचार तंत्र बनने दिया, और सच में इसके लिए उन्हें कितनी कम जवाबदेही का सामना करना पड़ा है। तो हमारे इस हफ्ते की बुरी खबर है एक 26 साल के किक बॉक्सिंग और मुए थाई चैंपियन की, जिसे ईरान में आग बुझाने वाले यंत्र को ले जाने के अपराध में कुछ ही दिनों में फांसी दी जाने वाली है। उनका नाम बेन्यामिन नाफीती है और वे उन लाखों ईरानियों में से एक थे जो इस जनवरी में शिराज की सड़कों पर इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने की मांग के लिए उतरे थे। अब उन्हें 3 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार सुरक्षा बलों की ओर आग बुझाने वाला यंत्र छिड़का। अब ना तो कोई घायल हुआ, ना ही किसी की मौत हुई, और शासन के अपने अभियोजकों ने भी हत्या के प्रयास और हथियार रखने के आरोप हटा दिए, क्योंकि उनके पास भी इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। लेकिन उसे छोड़ने के बजाय अदालत ने जो भी आरोप बचा था उसका नाम बदलकर ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ना कर दिया, जो वहां एक फांसी की सजा वाला अपराध है, और उसे मौत की सजा सुना दी। ठीक है, उसकी गिरफ्तारी के एक दिन के भीतर ही राज्य के एटीवी चैनल पर उसका जबरन कराया गया कबूलनामा दिखाया जा रहा था। उसके वकील को अपने मुवक्किल से सही तरीके से मिलने नहीं दिया गया है और उसे एकांत कारावास में रखा गया है। हाल ही में उसे अदेलाबाद जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जो एक ऐसी जगह के रूप में जानी जाती है जहां शिराज में शासन अपने फांसी की सजाएं अंजाम देता है। तो उसकी फांसी तय है और अब उसका भाई सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति ट्रंप से गुहार लगा रहा है कि वे हस्तक्षेप करें और इस फांसी के अमल में आने से पहले किसी तरह का अंतिम समय का समझौता करवा दे। और सच कहूं, मैं समझ सकती हूं कि वो क्यों कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा होते देखा है। कुछ मामलों में ये ध्यान आकर्षित करना वाकई मदद करता है, लेकिन शायद ट्रंप के साथ नहीं। मेरा मतलब है 2020 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से शासन से एक युवा पहलवान नावेद अफकारी को बख्शने की अपील की थी, लेकिन फिर भी शासन ने कुछ दिनों बाद उसे फांसी दे दी। अब मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि बेन्यामिन के साथ जो होगा उसमें मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन इस शासन ने हमें अच्छी तरह दिखा दिया है कि ये असल में कौन है। यहाँ तक कि जब इसके राजनयिक शिपिंग लेन को लेकर हाथ मिला रहे हैं और इसकी अदालतें इस 26 साल के एथलीट जैसे सैकड़ों लोगों को सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीज के लिए फांसी देने की तैयारी कर रही हैं, तब भी कृपया बेन्यामिन के लिए जागरूकता बढ़ाएं। और आखिर में इस हफ्ते की हमारी सबसे बुरी कहानी, वैसे सच कहूं तो ये बस थोड़ी दुखद ही है। हमारे पास स्वीडन की टॉप फ्लोटिला नाविक ग्रेटा थनबर्ग हैं, जो इस हफ्ते बेलफास्ट में एक नी कैप शो में आई, कैफिए और आयरिश तिरंगे बालाक्लावा पहने हुए। ओह, और आखिर ये बैंड कौन था जिसे देखने के लिए वो वहां गई थीं? दरअसल ये वही बैंड है जिस पर अभी मेट पुलिस ने यूके के काउंटर टेररिज्म एक्ट के तहत लंदन में मंच पर हिजबुल्लाह का झंडा दिखाने के लिए आरोप लगाया है। और ओपनिंग एक्ट बॉब वायलन वही बैंड है जिसके फ्रंटमैन ने पिछले साल ग्लास्टनबरी की भीड़ को मौत मौत आईडीएफ को के नारे लगाने के लिए नेतृत्व किया था। वो पल इतना बुरा था कि बीबीसी ने भी मान लिया कि उसे लाइव स्ट्रीम हटा देनी चाहिए थी। अमेरिकी विदेश विभाग में भी प्रतिक्रिया देते हुए उसका वीजा रद्द कर दिया, और वो फिर भी कुछ महीनों बाद एक पॉडकास्ट पर गया और कहा कि वो ये फिर से करेगा, बल्कि मौका मिले तो बार बार करेगा।
यही हैं जिनके साथ ग्रेटा थनबर्ग इन दिनों अपना समय बिताना चुनती हैं। और यही बात मुझे ये सब इतना दुखद लगने का कारण बनती है। ये एक युवा महिला हैं जिन्होंने वास्तव में अपना सार्वजनिक जीवन जलवायु परिवर्तन पर बनाया, बच्चों को स्कूल छोड़कर धरती के लिए मार्च करने के लिए प्रेरित किया। फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब छोड़कर ऐसे लोगों की भीड़ के साथ खुशियां मनाने का फैसला किया जो नारे लगा रहे थे। आईडीएफ की मौत हो, अवैध फ्लोटिला में शामिल होना और ऐसे बैंड का जश्न मनाना जिसके एक सदस्य पर हिजबुल्ला का समर्थन करने का आरोप है। सच में मेरा मतलब है, आप धरती को बचाने की चाहत से यहूदी लोगों से नफरत को अपना मुख्य उद्देश्य कैसे बना लेती हैं? एक नया मकसद जो उन्हें दुनिया से नाराज रहने की इजाजत देता है। तो इस हफ्ते के लिए शो यहीं खत्म होता है। अगर आप ईरान और इजराइल से जुड़ी हर खबर पर नजर रखना चाहते हैं तो मुझे एक्स और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। मैं एमिली श्रेदर हूँ और ये था एक्सेस ऑफ ट्रूथ JNS पर। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी।